राम को आरू के बारे में तब पता चला जब वो एक दिन कॉलेज से ट्रेनिंग सेंटर पर गई। आरू कॉलेज से अपनी बाइक लेकर निकल गई। राम को आरू की हेल्प चाहिए थी बिजनेस के नोट्स बनाने में। आरू अपनी लॉ की पढ़ाई ही करती थी पर राम उसका काफी अच्छा दोस्त था और आरू उसके नोट्स बनाने में उसकी हेल्प भी कर देती थी। आरू कॉलेज से निकल गई। राम को वो नोट्स अर्जेंटली बनाने थे इसलिए वो भी आरू के पीछे चला गया। आरू ने जाकर ट्रेनिंग सेंटर के आगे अपनी बाइक रोकी। राम ने जब देखा तो उसे अजीब लगा। उसने अपनी कार रोकी और बाहर आ गया। आरू अंदर जा रही थी तब तक राम ने उसे आवाज लगाई, ओ बेबी डॉल तू वहां क्यों जा रही है। आरू के कदम ठिठक गए। उसने पलट कर देखा तो राम उसकी तरफ आ रहा था। उसी टाइम यश जी भी बाहर आए। उन्होंने जब राम को आरू की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो बीच में आ गए। तुम कौन हो, यश जी ने राम से कहा तो वो आरू की तरफ देखने लगा। फिर बोला, माय सेल्फ राम सहगल, मैं आरू का दोस्त हूँ। यश जी ने जैसे ही उसका नाम सुना वो फौरन बोले, तुम अधीश सहगल के बेटे हो। जी आप उन्हें जानते हैं क्या, राम ने पूछा। तब तक आरू भी यश जी के पीछे से सामने की तरफ आ गई और उनका चेहरा देखने लगी। क्या करते हो तुम, यश जी ने राम के सवाल को इग्नोर कर दोबारा उससे पूछा। जी मैं अभी बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ, राम ने सटीक जवाब दिया। ओह चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इतना बोलकर यश जी अंदर चले गए। आरू और राम भी उनके पीछे पीछे आ गए। यश जी अंदर एक साउंड प्रूफ रूम में आकर राम से बोले, राम स्टडी के अलावा कोई ऐसा टैलेंट है तुम्हारे अंदर जो देश के दुश्मनों को धूल चटा सके। राम हल्का सा मुस्कुराया। फिर अपनी पीठ पर से उसने बैग उतारा और लैपटॉप में एक आईडी निकाल कर रख दी। दी सीक्रेट हैकर का नाम तो सुना होगा आपने, वो मैं ही हूँ। आज तक बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है मैंने आर्मी को टेररिस्ट और उनके पर्सनल डेटा के बारे में। यश जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। तुम अपनी माँ के बारे में कुछ जानते हो, यश जी ने पूछा तो राम बोला, नहीं मैं शुरू से ही डैड के साथ रहा हूँ, उनसे कुछ पूछो तो वो भी कुछ खास नहीं बताते, पर मेरी माँ का नाम रीता सहगल था इतना मुझे पता है। तुम्हारी माँ एक टेररिस्ट अटैक में मारी गई थी, तुम्हें ये बात पता है, यश जी ने दोबारा से कहा तो राम हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसने न में अपना सर हिला दिया। ये सच है और अगर तुम चाहो तो इस टेररिज्म को हिंदुस्तान से खत्म करने में हमारी मदद कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तुम अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए इतना तो कर ही सकते हो, यश जी ने कहा तो राम आरू की तरफ देखने लगा। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, 10 मिनट है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो। इतना कहकर यश जी बाहर चले गए। अब उस रूम में सिर्फ राम और आरू थे। राम मुझे नहीं पता तू इस टाइम क्या फैसला लेगा, पर मैं चाहती हूँ कि तू हमारी हेल्प करे क्योंकि तेरी हेल्प बहुत जरूरी है मेरी जिंदगी में। सिर्फ तू ही मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए सिक्योरिटी दिला सकता है क्योंकि हमें एक ऐसे हैकर की जरूरत है जैसा तू है। आरू ने इतना कहते हुए राम की तरफ नजर उठाई। तभी राम बोला, तू ऐसे इस ट्रेनिंग सेंटर में क्यों है, ताकि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों को मौत के घाट उतार सकूं। तुझे नहीं पता राम, पर मेरे असली पेरेंट्स मम्मी पापा नहीं है, बल्कि मेरे माँ बाबा तो तभी मर गए जब मैं 5 महीने की थी। डॉट मेरे दादू दादी भी तभी मर गए और इन सब के पीछे दो इंसान है, एक अभय सिंघानिया और दूसरा अल मदानी खान। ऐसे बोलते हुए आरू ने राम को पूरी बात बताई जो उसने आदि को बताई थी। फिर आगे बोली, अभय सिंघानिया को बर्बाद करना मेरा मकसद है, साथ ही अल मदानी खान को भी अपने हाथों से मौत के घाट उतारना है। राम बचपन से अब तक मेरे साथ जो भी हुआ सब तुझे बता चुकी हूँ, अब फैसला तेरा है, तू मेरी मदद करेगा या नहीं। आरू मैं तेरी मदद तब भी करता जब तू मुझे कुछ न बताती, लेकिन अब तो तूने मुझे इतना सब बता दिया है कि मैं लाख कोशिश भी करूँ ये सब न करने की, तब भी मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। राम के इतना कहते ही आरू हल्के से मुस्कुरा दिया पर उसकी आंखें नम थी। पर तेरे बाबा को सिंघानिया ने क्यों मारा, राम ने इतना पूछा। तभी आरू बोली, ये बात आज तक मुझे भी नहीं पता, राम सुपीरियर ने कभी बताया ही नहीं। मैं बताता हूँ, पीछे से एक आवाज आई तो राम और आरू दोनों ने ही उस तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। आप यहाँ पर कैसे, आरू हैरानी के साथ हल्का अटकते हुए बोली तो सामने वाला इंसान आरू के सवाल को इग्नोर करते हुए बोला, तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि सिंघानिया ने तुम्हारे बाबा को क्यों मारा। आरू ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी यश जी भी अंदर आ गए। उन्होंने आकर उस शख्स को गले लगाया और फिर अलग हो गए। थोड़ी देर बाद वो चारों ही उस रूम में एक टेबल पर बैठे थे। तभी उस शख्स ने बोलना शुरू किया, आरू तुम्हारे पापा जब उन टेररिस्ट के चंगुल से छूटकर बाहर आए तब अपने साथ उनका एक बहुत बड़ा राज भी लाए। अगर इंडियन गवर्नमेंट को वो बताते तो इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के लाहौर से जो लश्कर ए तैयबा अपनी आतंकी गतिविधियां चलाता है और पॉप भी अपने बहुत से आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाता है,
उसको बिना किन्हीं सुपरपावर कंट्रीज के परमिशन के डायरेक्ट तबाह कर सकती थी। अगर उसके बाद पाकिस्तान कोई रोना रोता है तो इंडियन गवर्नमेंट और एनएसजी कमांडोज सीधे पाकिस्तान के मुंह पर वो सबूत दे मारते और उन सबूतों को देखने के बाद सुपरपावर इंडिया के फेवर में ही रहती। ऐसा क्या था बाबा के पास? आरू ने सवाल किया तो वो सामने बैठा शख्स बोला, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेवलप करने के बाद वो उनकी टेस्टिंग कहाँ और किन देशों पर करने वाले थे उनकी पूरी जानकारी वो एक वीडियो क्लिप में कैद कर लाए थे। साथ ही जिस फॉर्मूला से वो उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना रहे थे वो फॉर्मूला भी तुम्हारे पापा चुरा लाए थे। उसके बाद उसी से उन्होंने एक PDF बनाए और उसे एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया। उस रात मेडल मिलने के बाद वो गवर्नर के पास वो PDF ही देने जा रहे थे पर उससे पहले ही उनका मर्डर कर दिया गया। यश भी उनके साथ था। उस सिंघानिया ने इस पे भी वार किया पर ये जिंदा बच गए। उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की पहली टेस्टिंग वो इंडिया में उत्तर प्रदेश पे करने वाले थे। इससे पूरा इंडिया अपने आप ही बर्बाद हो जाता। उसके बाद उनकी नज़र अमेरिका पर थी, फिर रशिया, उसके बाद जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी उन सबके ऊपर। ऐसा करके वो पूरी दुनिया में आतंक का राज करवाना चाहते हैं जिसके राजा सिर्फ एक हो और वो हो अल-मदानी खान। इस घटिया मंसूबे में वो कामयाब न हो जाए इसलिए तुम्हारे बाबा ने अपनी जान दांव पर लगाई। कोई और इस बात को नहीं जानता सिवाय मेरे और यश के, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे इस बारे में सब कुछ पहले ही कॉल पर बता दिया था। पर सिंघानिया ने अंकल को क्यों मारा, उसका इन सब से क्या कनेक्शन? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राम ने पूछा तो यश जी बोले, अभय सिंघानिया अल-मदानी खान का छोटा भाई है। अल-मदानी खान का असली नाम अभिषेक सिंघानिया है। जब वो 22 साल का था तब उसने एक खून किया था और बचने के लिए वो भाग गया। तब उसी समय वो एक आतंकवादी से मिला। उस आतंकवादी ने इसे एक पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट करने को बोला और इसने वो कर भी दिया। यहीं से शुरू हुई इसकी कहानी अभिषेक सिंघानिया से अल-मदानी खान बनने की। इसके बाद उसने न जाने कितने ही आतंकवादी हमले किए, न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत को तार तार किया। अब अगर बात की जाए कि अभय अल-मदानी खान से कब और कैसे मिला तो इसका जवाब है जब अल-मदानी ने मुंबई से गोवा जाने वाली फ्लाइट हाईजैक की थी। उस फ्लाइट में अभय भी था। उसने अल-मदानी को देखते ही पहचान लिया। तब अल-मदानी भी अपने भाई से मिलके बहुत खुश हुआ। तभी अल-मदानी ने अभय को इंडिया में रहकर उसकी मदद करने को बोला, बहुत से पैसे भी दिए। इसके बाद से ही अभय सिंघानिया इंडिया में रहकर अपना बिजनेस सेटअप किया और उसके पीछे ही वो अल-मदानी के विस्फोटक इंडिया में लाने लगा। वो सब ठीक है सुपीरियर, लेकिन ये इस मिशन के बारे में कैसे और कब से जानते हैं? आरू ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। तब तक राम का फोन बजने लगा। उसने देखा कॉलेज से प्रोफेसर का कॉल है। राम एक्सक्यूज मी बोलकर उस रूम के बाहर आ गया। मैं इस सब के बारे में तब से जानता हूँ जब तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल पर सिंघानिया की सच्चाई बताई। तब मैं इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं था। फिर जब उस सिंघानिया ने मेरी बहन को जान से मार दिया सिर्फ ताकि वो मुझ तक सच न पहुंचा सके और मेरी बहन की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए, तब से ही मैंने इन सब चीजों के बारे में छानबीन शुरू की। सामने बैठे शख्स ने कहा तो आरू बोली, पर अंकल। आरू अभी इतना ही बोल पाई तब तक सुपीरियर बोले, अंकल नहीं बॉस। बॉस बोलोगी तुम इन्हें, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंडर जो भी काम करेगा वो भी। सुपीरियर ने कहा। तब तक राम भी आ गया। जी सुपीरियर, आरू ने कहा। फिर बोली, आप इस बारे में मुझे पूरी बात बताओगे कि आपकी बहन और वो एक साथ कैसे और क्यों थे? फिर कभी बताऊंगा, अभी ये जरूरी नहीं। जरूरी अभी ये है कि उस अल-मदानी और सिंघानिया को धूल चटाई जाए। बॉस ने कहा तो आरू और राम पूरे जोश के साथ बोले, यस बॉस। गुड, इसके लिए एक टीम चाहिए, वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सुपीरियर ने कहा तो राम बोला, पर हमारी टीम का नाम क्या होगा? रॉकस्टीर्स। आरू के इतना कहते ही सब मुस्कुरा दिए। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट आदि बस अपलक आरू को देख रहा था जो अपना पूरा अतीत उसके सामने खोले खड़ी थी। उस दिन के बाद से ही हम लोगों ने मिलकर सिंघानिया और उसके टेररिज्म को खत्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके हम सब ने उसके सभी इलीगल काम बर्बाद कर दिए। हमारी शादी के बाद भी मैंने कई बार अपनी टीम के साथ मिलकर कई ऑपरेशंस किए हैं और आज भी मैंने उन 6 लोगों को इसलिए मारा क्योंकि कल 3-4 दिन में वो डार्लिंग हार्बर में ब्लास्ट करने वाले थे और 2 दिन बाद सिंघानिया के साथ इन वेपन्स की डील करने वाले थे। वो जो बॉक्स में लाई हूं न उसमें वो वेपन्स ही है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा न, चलो दिखा देती हूँ तुम्हें। इतना बोलकर आरू ने आदि का हाथ पकड़ा और कार का पीछे वाला गेट ओपन करके उसने वो बॉक्स खोलकर रख दिया। उसने अपनी जैकेट और यूनिफॉर्म उसी वक्त निकाल दी थी जब आदि कार से बाहर आया था। अब आरू ने सिर्फ एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी।
आदि ने देखा उसमें बहुत से फोल्डेबल मुल्टीपेरा वेपन्स थे। आदि ने आरू की तरफ देखा। आज उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था, वरना पिछली बार जब आरू ने आदि को अपने बाबा के बारे में बताया था तब वो रोई थी। अब हो गया यकीन या अभी कुछ बाकी है? मतलब कमाल की बात है न, तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो और तुमने मुझे खूनी कह दिया। जानती हूँ उस वक्त कोई भी ऐसे रिएक्ट करता, लेकिन सिर्फ इतना ही जान पाए तुम मुझे और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी खुशी हूँ जो तुम किसी को नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी आदत हूँ और भी पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ इतना सा जान पाए तुम मुझे। डॉट। यही ट्रस्ट है तुम्हारा मेरे ऊपर? अगर ऐसा है न तो सच में आज बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे। अब तक आरू ने जो खुद को संभाल रखा था, ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। आदि फौरन आगे बढ़ते हुए आरू के करीब आकर बोला, ऐसा नहीं है साहिबा, आई ट्रस्ट यू, बट उस टाइम मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं, प्लीज फॉरगिव मी। आदि आरू को गले लगाते हुए बोला। दोनों लोग ही बारिश में भीग रहे थे पर उनपे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरू ने खुद को आदि की पकड़ से आजाद करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो मेरी है, मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया। आई डोंट डिजर्व यू, इसलिए मैं बहुत जल्द आजाद कर दूंगी तुम्हें इस अनचाहे रिश्ते से। नो नो नो, प्लीज ऐसे मत बोलो, प्लीज साहिबा, तुम्हारा एक एक शब्द मुझे अंदर तक तोड़ रहा है, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज। आदि आरू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला। उसकी आंखें नम हो गई। फिर वो आरू से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, प्लीज साहिबा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस दुनिया में कोई किसी के लिए मर नहीं जाता। वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि आगे चलकर तुम खुद से मुझे अपनी लाइफ से बाहर कर दोगे, क्योंकि इस बदले के खेल में तुम भी हट होंगे। आरू ने आदि के हाथों को नीचे करते हुए कहा, तुम मुझे अभी हट कर रही हो साहिबा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पर। आदि पीछे की ओर हटते हुए अपने दिल की जगह पॉइंट करके बोला, तुम्हारा जो भी मकसद होगा मैं उसमें तुम्हारा साथ ही दूंगा। और रही बात मेरी जिंदगी से तुम्हारे जाने की, तो तुम्हें एक बात बता दूं, तुम कहीं भी नहीं जाओगी, मैं जाने ही नहीं दूंगा। आदि लगातार पीछे बढ़ते हुए कहते जा रहा था। वो अब तक रोड पर पहुंच गया था। तभी आरू की नजर एक ट्रक पर पड़ी जो तेजी से आदि की तरफ बढ़ रहा था। आरू की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। आदि। आरू जोर से चीखी। आदि ने आरू की तरफ नजरें उठाई, पर अगले ही पल उस ट्रक से एक जोरदार टक्कर हुई और पूरे रोड पर खून ही खून हो गया। टू बी कंटिन्यू। आदि। आरू जोर से चीखी। आदि ने आरू की तरफ नजरें उठाई, पर अगले ही पल उस ट्रक से एक जोरदार टक्कर हुई और पूरे रोड पर खून ही खून हो गया। अभी अभी जो रुद्र और राम उस जगह पहुंचे थे वो एकदम सन्न रह गए। आदि रोड के उस ओर पड़ा था। आरू। राम एकदम से चीख कर रोड के बीचों बीच दौड़ा। रुद्र उस ट्रक ड्राइवर की तरफ भागा जो ट्रक को वैसे ही छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। आदि एकदम से उठा, उसके सर पर भी चोट लग गई थी। उसने पीछे की ओर देखा जहां खून से लथपथ आरू पड़ी हुई थी। आदि की सांसें ही रुक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। वो एकदम से भागकर आरू के पास पहुंचा। उसने आरू का सर अपने गोद में रखा और उसका गाल थपथपाने लगा। साहिबा, साहिबा, आंखें खोलो साहिबा, प्लीज आंखें खोलो प्लीज। आदि आरू का गाल थपथपाते हुए बोले जा रहा था। आरू की पलकें हल्की सी फड़फड़ाए। उसने अपना एक हाथ उठाया और आदि के गाल पर रख दिया, पर अगले ही पल वो हाथ नीचे जमीन पे जा गिरा और आरू की आंखें बंद हो गई। बारिश की वजह से आरू के सर से बहता खून रोड को लाल कर रहा था। आदि एकदम अपनी जगह पर जम गया। राम जल्दी से आदि के पास पहुंचा। वो आदि को झकझोरते हुए बोला, आदि, आदि, हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। आरू को उठो, जल्दी उठो, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाना है। इतना बोलते हुए आदि ने आरू को अपनी बाहों में उठाया और बेसुध सा रोड पर पैदल ही लेकर भागने लगा। तभी राम जल्दी से अपनी कार लेकर आ गया। आदि, कार में बैठो जल्दी, राम ने पिछला गेट खोलते हुए कहा। तो आदि एकदम से आरू को अपनी बाहों में लिए ही पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उसने अपना रुमाल आरू के सर पे लगा दिया ताकि खून रुके, पर आरू के सर से बहता खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आदि की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे वो पल याद आया जब आरू ने जोर से उसका नाम पुकारा था। आदि। आरू जोर से चीखी। आरू तेजी से आदि की तरफ भागी और उसने जाकर आदि को धक्का दिया, जिससे वो रोड के उस पार जा गिरा। उसका सर वही बनी रोड की बाउंड्री पर लगा। तब तक उस ट्रक ने एक जोरदार आवाज के साथ आरू को टक्कर मार दी। आरू दूर जा गिरी। उसके सर से खून निकलने लगा। आदि बस आरू के गाल थपथपाए जा रहा था, इस उम्मीद में कि आरू एक बार अपनी आंखें खोल दे, पर उसकी सभी कोशिशें बेकार थी। राम, जल्दी चलाओ, इतने धीरे क्यों चला रहे हो? देखो ना कितना खून बह रहा है, जल्दी चलाओ, आदि तेज आवाज में बोला।
आदि की आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को राम भी चौंक गया। तभी राम को अपने कान में लगे ब्लूटूथ की बीप सुनाई दी। उसने उसे कनेक्ट किया तो उधर से रुद्र की आवाज आई, मैंने उस ड्राइवर को पकड़ लिया है। गुड, तुम उसे आरू की कार से ही वहां पर ले जाओ जहां सुपीरियर है। उन वेपन्स को लैब में छोड़ देना एंड सुपीरियर को आरू के एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म कर देना और नव को भी इन्फॉर्म कर देना। हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओके, राम ने कहा। ओके, इतना बोल रुद्र ने ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल। अगले 15 मिनट में राम ने अपनी कार हॉस्पिटल के आगे रोकी। आदि ने आरू को अपनी बाहों में उठाया और अंदर की तरफ भाग गया। अंदर जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। आदि के इस तरह चीखने से वहां जल्दी से एक वार्ड बॉय भाग कर आया। हे, वेयर इज डॉक्टर, कॉल देम राइट नाउ, आदि ने तेज आवाज में कहा और वही स्ट्रेचर पर आरू को लिटा दिया। उस वार्ड बॉय ने फौरन आरू के स्ट्रेचर को पकड़ा और उसे ले जाने लगा। आदि भी फौरन उस स्ट्रेचर के साथ बढ़ने लगा। तभी पीछे से बदहवास सा भागता हुआ नव आया। उसके पीछे ही रूही और अबीर थे। नव ने जाकर आरू को देखा, वो उसे देख ही पाया था। तब तक आरू अंदर ऑपरेशन थिएटर में चली गई। नव एकदम से घुटनों ले बल आ गिरा। तभी डॉक्टर्स की टीम पीछे से आई। अबीर में अपनी आइडेंटिटी दिखाए और उसे उस टीम में लेने की परमिशन मांगी। वो लोग मान भी गए। अबीर सभी डॉक्टर्स के साथ अंदर चला गया। नव उठा और उस थिएटर की तरफ भागा। उसने कांच में से देखा तो अंदर आरू खून से लथपथ लेटी हुई थी। उसके पास मशीनों का पूरा घेरा था। नव एकदम से लड़खड़ाकर पीछे की ओर हट गया। नव गिर ही जाता अगर राम ने आकर उसे सही वक्त पर नहीं पकड़ा होता। आदि वहीं पर खड़ा एकटक जमीन को घूर रहा था। उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। नव राम की तरफ मुड़ा, फिर उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, क्या हुआ था, कहाँ गए थे तुम लोग? नव की आंखें बिल्कुल लाल थी। राम उसकी आंखों को देखकर ही घबरा गया। वो, नव, हम सब वो, राम हकलाते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी नव तेज आवाज में बोला, सच सच बताओ कैसे हुआ ये सब? नव, शांत हो जाओ, हम हॉस्पिटल में हैं। रूही आगे बढ़कर अपनी नम आंखों से नव को देखकर उसकी बाह पकड़ते हुए बोली। नव ने रूही की तरफ देखा, फिर वो बाहर की ओर चला गया। रूही भी उसके पीछे चली गई। आदि की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था अभी। रूही नव के पीछे जा रही थी। तब तक उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो फोन चौहान मेंशन से था। उसने कॉल रिसीव की तो उधर से राखी जी की घबराई सी आवाज आई, रूही बेटा तुम सब ठीक हो ना? पता नहीं क्यों यहाँ पर सीमा और मुझे दोनों को ही घबराहट हो रही है। सारिका को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो भी घबरा रही है। बताओ ना बेटा, कुछ हुआ तो नहीं है? तुम सब सही हो ना? रूही कुछ बोल ही नहीं पाई, वो रोने लगी। तभी सारिका जी ने राखी जी से फोन लिया और एकदम से रूही को डांटते हुए बोली, तू रोना बंद कर रूही, बताना क्या हुआ है, बहुत घबराहट हो रही है। माँ, वो आरू का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत खून बह गया है उसका। रूही रोते हुए बोली तो सारिका जी के हाथ से फोन छूट गया। वो वही सोफे पे धम्म से बैठ गई। देवेंद्र जी ने जल्दी से फोन उठाया। वही रूही का रोना अभी भी जारी था। वो रोते रोते बोल रही थी, माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, आरू ऑपरेशन थिएटर में है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, अबीर भी साथ में है, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है, बहुत डर लग रहा है माँ। रूही रोते हुए बोलती ही जा रही थी। बेटा तुम लोग कहाँ और कौन से हॉस्पिटल में हो? हम जल्द से जल्द अगली फ्लाइट से ही वहां पर पहुंचते हैं, तुम घबराओ मत, आरू को कुछ नहीं होगा। पापा, हम इधर सिटी से थोड़ा आगे बढ़ के कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल में हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाओ। रूही रोते हुए बोली। हम जल्दी पहुंचते हैं बेटा, तुम चिंता मत करो। देवेंद्र जी ने इतना बोलकर फोन रख दिया। उन्होंने जल्दी से नेक्स्ट फ्लाइट देखी तो अगले 1 घंटे में सिडनी की फ्लाइट थी। जो जैसे था वैसे ही घर से निकल गया। रूही वापस से भागकर नव के पीछे गई। वो बाहर पहुंची तो देखा नव वहां गार्डन में बारिश में खड़ा है। रूही ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नव पलटा, उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो रो रहा था, पर बारिश में जो पानी उसके चेहरे से होते हुए जा रहा था उसकी वजह से उसके आंसू नहीं दिख रहे थे। रूही ने एकदम से नव को गले लगा लिया। नव रूही से गले लगे हुए ही और तेजी से रोने लगा। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। नव, शांत हो जाओ, आरू ठीक हो जाएगी, वो तो स्ट्रांग है ना, तो फिर तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? जब वो ठीक होकर उठेगी तब तुम्हें ऐसे देखकर तुमसे नाराज हो जाएगी। रूही नव की पीठ को सहलाते हुए लगातार बोले जा रही थी, हालांकि उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। नव रूही से अलग हुआ, फिर बोला,
तू सही कह रही है, मेरी आरू मुझसे नाराज हो जाएगी अगर उसने मुझे ऐसे देखा तो, और वैसे भी एक बार वो उठे मुझे उसकी डांट भी तो लगानी है, देखना तू देखना, बहुत डांटूंगा मैं उसे, एक बार जल्दी से उठे वो बस। रूही वो ठीक हो जाएगी ना, एक बार बोल न कि वो ठीक हो जाएगी, बोलना प्लीज। नव रूही के हाथों को पकड़ते हुए बोला। हाँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी नव, तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर पहले तुम अंदर चलो वरना अगर बीमार हो गए तो तुम्हारा पता नहीं, लेकिन आरू जरूर तुम्हारी डांट लगा देगी। रूही के इतना बोलते ही नव रोते रोते मुस्कुरा दिया। रूही नव को अंदर ले गई। अंदर आकर नव ने देखा तो आदि अभी भी वैसे ही खड़ा था, उसकी नजर जमीन की तरफ थी। नव आदि की तरफ बढ़ गया, उसने आदि का हाथ पकड़ा और उसे पार्किंग की साइड ले आया। रूही बीच में आई पर नव ने उसे हाथ दिखाकर आने से मना कर दिया। नव ने आदि का हाथ छोड़ा, आदि की पीठ उसकी तरफ थी, उसने आदि के कंधे पर हाथ रखा पर आदि ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आदि मेरी तरफ देख, नव ने आदि को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। आदि ने अपनी नजरें उठाई, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी जैसे उनमें खून सा उतरा हुआ हो। क्या हुआ था आरू, तुझे कब और कहाँ मिली, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, सब कुछ बता मुझे बिल्कुल सच सच। नव ने सख्त आवाज में कहा। आदि कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल चुप था। आदि कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, बताएगा। नव आदि को झकझोरते हुए बोला। सब मेरी गलती है नव, सब मेरी गलती है। आदि एकदम से चीखा और अपने घुटनों पर आ गिरा। न मैं साहिबा से वो सब बोलता, न वो मुझे सच बताती, न मुझे छोड़ के जाने का बोलती, न हट होती, नहीं मैं रोड की तरफ जाता, और न ही वो मुझे धक्का देकर मेरी मौत को अपने सर लेती, सब मेरी गलती है। आदि ने रोते हुए कहा। आदि की हालत बहुत खराब थी, उसको इस तरह देखकर नव भी घबरा गया। उसने आदि की खड़ा किया, फिर खुद को शांत करते हुए बोला। आदि पूरी बात बता शुरू से। आदि ने नव को शुरू से पूरी बात बताई, कैसे उसने आरू को वहां ट्रैफिक में देखा, फिर उसका पीछा किया, फिर वहां पर आरू का उन टेररिस्ट को मारना, आदि आरू का साथ भागना, फिर आदि में किस तरह से आरू को गलत बोला, उसके बाद आरू का सच्चाई बताना और उसे छोड़ के जाने की बात करना, उसके बाद वो एक्सीडेंट। आदि ने सब कुछ बता दिया। नव शांति से सब सुनता रहा। सब मेरी गलती है नव, पता नहीं मैं कैसे इस तरह रिएक्ट कर गया। मैंने अपनी साहिबा को खूनी कहा। मैं कैसे ऐसा बोल सकता हूँ नव, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा मैं उसके बिना, तुम प्लीज उसे बोलो न कि वो ठीक हो जाए, तुम्हारी तो हर बात मानती है वो, प्लीज उसे बोलो न जाके कि उठकर मुझसे बात करे, मुझसे लड़े, मुझे मारे, अपना पूरा गुस्सा उतारे, मैं कुछ नहीं कहूंगा उसे, कुछ भी नहीं कहूंगा। बोलो न जाके उसे प्लीज। ऐसे बोलते हुए आदि रोने लगा। मुझे नहीं पता आदि की आरू का क्या फैसला होगा, पर उसका जो भी फैसला होगा मैं उस फैसले में उसका साथ दूंगा। अगर वो तुझसे दूर जाने का फैसला लेगी तो वही होगा। इतना बोलकर नव वहां से चला गया और आदि अपनी जगह पर ही जम गया। टू बी कंटिन्यू।